बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ वसी टीवी। और आज हमने आपके सामने बात करनी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपको एक हकीकी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। और मौलाना अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान का कौमी तराना उन्होंने ही लिखा था। तो उन्हें एक मर्तबा लखनऊ के अंदर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और रीज़न ये थी कि वहाँ एक मोहल्ला है, भांजे और मामू का मोहल्ला। यानी कि भांजे और मामू की कब्रें वहाँ पर हैं और इन भांजे और मामू की तारीख़ ये है कि ये दोनों ज़िंदगी में कभी आपस में नहीं मिले। उनकी मोहब्बत सिर्फ़ ख़तों तक महदूद थी। भांजा किसी और शहर में पैदा हुआ था और मामू लखनऊ में रहते थे और ये मोहब्बत परवान चढ़ती रही इस हद तक कि मामू ने कहा कि जहाँ मेरी मौत हो उसके साथ ही कब्र जो है वो मेरे भांजे की बनाई जाए। और नतीजा ये हुआ कि भांजा पहले फौत हो गया, उसकी कब्र वसीयत के मुताबिक वहाँ बनाई गई और फिर मामू की कब्र भी बनाई गई। तो मौलाना अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी उस मोहल्ले को देखने के लिए गए, उन कब्रों की ज़ियारत के लिए गए। वापसी पर उन्होंने एक टांगा किया। अब टांगा जो है वो बड़ी अपनी रफ्तार से, शान से वो चल रहा था और जालंधरी साहब को बहुत जल्दी थी स्टेशन पर पहुंचने की। तो लिहाजा उन्होंने लखनवी कोचवान को कहा कि भाई ज़रा तेज़ करें घोड़े को। उसने कहा, साहब आप क्या बात करते हैं, ये ज़हीरुद्दीन बाबर जिस घोड़े पर बैठे थे ये घोड़ा उसकी औलाद में शामिल है। मेरी क्या मजाल है कि मैं बादशाहों के शाही घोड़े को मैं कोई ऑर्डर दे सकूं। तो लिहाजा आपको इसी रफ्तार से ठुमक ठुमक तरीके से चलना पड़ेगा। और नतीजा ये हुआ, जब वो पहुंचे हैं जालंधरी साहब, गाड़ी निकल चुकी थी और पूरी रात उन्हें स्टेशन पर बसर करना पड़ा। अब हमारे हालात ऐसे हैं कि एक ज़माना था कि ख़ानदान में एक आदमी कमाने वाला होता था और पूरे घर का गुजारा हो जाता था। अब हालत ये है कि घर के हर आदमी को, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, उसे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि जब भी आप इज़्ज़त के साथ अपना गुजारा आप कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इस बजट में जहाँ हर फसल के अंदर डाउनफॉल आया है, किसी में 30% है, किसी में 13% है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ स्टॉक में 4.5% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई हुई है। अब हम ये समझते थे कि इस ग्रोथ को हम और ज़्यादा तेज़ कैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा चूँकि ये हाफ़िज़ वसी टीवी एक एकेडमी है, तो लिहाजा हमने एक ऐसे आदमी को ढूँढा जिसकी पूरी ज़िंदगी जो है, प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी डीबीएम करने के बाद जानवरों के अंदर गुज़री है। वो स्टार्ट उन्होंने गवर्नमेंट के फार्म से एक से किया था, इख्तिताम एज़ डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फार्म्स, जो 22 फार्म है गवर्नमेंट के, उसको उन्होंने रन किया और वो आज हमारे सामने है। बेशुमार प्रोग्राम उनकी मौजूदगी में वहाँ पर चले, जानवरों को मोटा करने के प्रोग्राम, क्रॉस ब्रीडिंग के प्रोग्राम और एट द सेम टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम। तो मैंने ये सोचा कि इनसे बेहतर हमें रहनुमाई देने वाला कोई और आदमी हमारे पास शायद नहीं है। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ साहब को। डॉक्टर साहब, आपने तकलीफ़ फरमाई है, लेकिन इसका आपको अजर मिलेगा, इसलिए कि हम अपने उन भाइयों को रास्ता दिखा रहे हैं जो भाई मुश्किलात में गिरफ्तार हैं और एट द सेम टाइम उनमें जज्बा है आगे बढ़ने का। और वो आगे बढ़ने का ये है कि अगर मैं अपनी गाय से एक बच्चा ले रहा हूँ, क्या मैं उस गाय से, बहुत खूबसूरत गाय से और अच्छी गाय से मैं ज़्यादा बच्चे ले सकता हूँ? क्या वो गाय जो मेरी निकम्मी गाय है, शक्ल देखने के लिए मैं उसके तैयार नहीं हूँ, दूध देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्या मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप थोड़ी-सी हिस्ट्री और फिर आप बताइएगा कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है? जी, सबसे पहले हाफ़िज़ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस टीवी चैनल की वसाहत से मुझे लोगों से मुख़ातब होने का टाइम दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो सबसे पहले मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के मुतालिक बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा-सा इसकी जो है ना पीछे जाके बताना चाहता हूँ कि प पहले हमारे मुल्क में नस्लों को बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा था।
तो इसमें सबसे पहले तो हम जो है ना वो एक नर जो है उसकी औसाफ की बुनियाद पर, उसके वालिदैन के औसाफ की बुनियाद पर नर की सिलेक्शन करते हैं। यानी औसाफ में उसकी दूध की पैदावार भी है, गोश्त की पैदावार भी है, उसकी पीक प्रोडक्शन भी है। वो जानवर जो पीक प्रोडक्शन अपनी कितनी देर मेंटेन रखता है, फिर उसको जब वो दूध कम करता है तो कैसे करता है, यकदम करता है या आहिस्ता-आहिस्ता उसको कम करता है। फिर एक बच्चे से दूसरे बच्चे का दरमियानी वक़्फ़ा कितना है, फिर वो जो है ना उसकी प्रोटीन कितनी है, दूध में उसकी फ़ैट कितनी है, इन औसाफ को देखते हुए हम नर जो बुल है उसकी सिलेक्शन करते हैं। फिर उस बुल को एक अच्छी मादा से मिलाप करवा के एक अच्छी नस्ल पैदा करते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे कि आप सारे ज़मींदार भाई ये जानते हैं, तमाम लोग ये जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों में बाहर से फ्रीजियन और जर्सी का सीमन मंगाया और हमारे देसी जानवर साहिवाल, चुलिस्तानी या धनी वगैरह के जानवर या ऐसे जानवर जिनसा जो नॉन डिस्क्रिप्टिव थे, यानी जिनका किसी ब्रीड से कोई तल्लुक नहीं था, उनसे मलाई करवा के दोगले जानवर पैदा किए गए और ये तजुर्बा जो है काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा और दूध की पैदावार जो है अपने आबा-ओ-अजदाद की निस्बत उनकी 3 से 4 गुना बढ़ गई। यानी एक गाय देसी 7-8 लीटर दूध दे रही थी, 6 लीटर दूध दे रही थी, तो वो 20, 25, 30 लीटर दूध देना शुरू हो गई। ये भी एक तरीका रहा है। तीसरा तरीका ये है कि आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन। तमाम ज़िम्मेदार जो भी जानवर पालते हैं, सब जानते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने एक महकमा बनाया है जिसको ब्रीड इम्प्रूवमेंट कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने। और उसके ज़रिए से उसकी सुपरविज़न में पंजाब में 2 सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, एक कादराबाद में, एक करानीवाला में। इसके अलावा आर्मी का भी एक सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, जो नालाखुर्द में, कुछ प्राइवेट लोग भी करते हैं। तो ये अच्छा सीमन जो है पैदा करके लोगों के जो है ना घर तक उसके हर यूनिट कौंसिल लेवल पर, हर गाँव में, हर मोहल्ले में हमारे टेक्नीशियन गवर्नमेंट के लेके जाते हैं और जहाँ गाय या भैंस हीट में हो उसकी मलाई जो है ना वो करवाते हैं ताकि इससे नस्ल बेहतर बनाई जा सके। लेकिन इसमें ये मसला था ये क्रॉस ब्रीडिंग में और ये आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन में कि नस्ल जो अब प्योर हमने पैदा करनी है, हम चाहते हैं कि एक जर्सी की गाय प्योर पैदा हो या फ्रीज़न की प्योर गाय पैदा हो, या जो जानवर 30 लीटर दूध देता है, 9,000 लीटर अपनी लोकेशन में दूध देता है, वो असल उसकी कॉपी पैदा हो जाए। लेकिन उसकी कॉपी पैदा करने के लिए इस तरीके में तकरीबन 20 साल से ऊपर का टाइम लग जाता है और तकरीबन इसमें 10 से 11 नस्लें जो है ना वो दरकार होती हैं उसको प्योर करने के लिए। लेकिन जब जानवर जो है 20 साल सर्फ करके प्योर जानवर पैदा होता है, तो हो सकता है उसमें खामियां ज़्यादा और अच्छे औसाफ जो है वो कम हो। यानी ये एक अलहदा से क्वेश्चन है। तो यहाँ ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिसमें जानवर 20 साल की बजाय या 10 नस्लों की बजाय 11 नस्लों की बजाय जल्दी प्योर पैदा हो जाए। और ये जो तरीके थे इसमें ज़्यादातर मेल को यानी नर को इस्तेमाल किया जा रहा था। उसका खून जो है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा था, फैल रहा था, जबकि मादा जो अच्छे औसाफ की मादा है उससे ज़्यादा बच्चे नहीं लिए जा सके, क्योंकि उसे नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से एक मादा जो है अपनी ज़िंदगी में 8 से 10 बच्चे, 7 से 8 बच्चे देती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक मादा, जैसे कि हमारे पास 30 लीटर दूध देने वाली भैंसें हैं या गायें हैं साहीवाल नस्ल की, हम ये चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिए जाएँ, ताकि उनकी नस्ल जो है वो 3 बच्चे दे के अल्लाह को प्यारी ना हो जाए या सलाटन ना हो जाए, बल्कि उससे हम 300, 400, 500, 1000 बच्चे ले सकें, ताकि उसकी नस्ल को आगे बढ़ा के हम दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार को बढ़ा सकें और उसके असाफ को आगे चला सकें। तो इन सब के लिए इनका एक ही हल था, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अब है क्या? आप ऐसे समझें कि जब माँ जो है वो हीट में होती है, मादा जो है हीट में होती है, गाय या भैंस, तो हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए से टीका लगाते हैं गबन करने के लिए, या फिर सांड से उसकी मलाई करवाते हैं नेचुरल तरीके से। तो माँ के रहम में जो नर और मादा के अंडे हैं वो दोनों मिलते हैं आपस में और ज़ाइगोट बनता है। ये ज़ाइगोट जो है इस हालत में तकरीबन 2 दिन तक होता है, 2 दिन से 3 दिन से लेकर 60 दिन तक जो है, जो बच्चे की हालत होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो ये उसके बाद जो 60 दिन के बाद एम्ब्रियो जो है वो फ़ीटस बन जाता है। तो 7 दिन के ऊपर जब 7 दिन का बच्चा होता है, यानी एम्ब्रियो उसको कहते हैं, 7 दिन का बच्चा जो है वो माँ के अंदर से हासिल कर लेते हैं और उसको लेबॉरेटरी में ले जाकर उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या ये बच्चा फर्दर जो है ना सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या इसमें जेनेटिकली यानी जीनियाती लिहाज से कोई इसमें डिफेक्ट तो नहीं है, या इसमें कोई इसकी साख्त में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यानी ये आगे बच्चे में कन्वर्ट होने की ये सलाहियत रखता है या नहीं रखता। यानी लेबॉरेटरी में इसकी इवैल्यूएशन करते हैं और फिर इसको
प्रिजर्व कर लेते हैं, जिस तरह के सीमन को नर के अंडों को प्रिजर्व करते हैं। तो फिर जब इसकी ज़रूरत होती है कि कोई गाय जो है ना, जहाँ ज़रूरत हो गाय जो है हीट में आती है, तो उसके अंदर इसको रख देते हैं। तो ये उस माँ के अंदर जो है ना, ये एम्ब्रियो जो है ना, वो फिर मुकम्मल बच्चा बनता है और उसके वही माँ उसको जन्म देती है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है कि लेबॉरेटरी के अंदर हम एम्ब्रियो पैदा कर सकते हैं, यानी एम्ब्रियो की समझ आ गई कि एम्ब्रियो ये होता है कि 7 दिन का जो बच्चा है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। 1 से 2 दिन का बच्चा जो है उसको ज़ाइगोट कहते हैं, और 2 माह से ऊपर का जो बच्चा है उसको हम फीटस कहते हैं। तो ये जो फीमेल जो है ना, मादा जो है हीट में आती है, तो हम उसको हार्मोन लगाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उन हार्मोन के ज़रिए से आम तरीके नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से, एक माँ जो जब हीट में आती है तो एक ही अंडा पैदा करती है। जबकि हम हार्मोन उसको लगाते हैं तो एक की बजाय उसमें 15-20 अंडे, 25 अंडे पैदा हो जाते हैं। वो जो अंडे हैं, एक तो ये तरीका है कि हम वो अंडे लेकर उसको लेबॉरेटरी में ले जाते हैं, फिर उसकी एवेल्युएशन करते हैं, फिर लेबॉरेटरी के अंदर ही मादा के अंडों से नर के अंडों को मिलाते हैं और उससे एम्ब्रियो पैदा करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि माँ को जब हम टीके लगा के ज़्यादा अंडे पैदा करते हैं, तो माँ को ही माँ का मिलाप जो है वो मसनूई नस्लकशी के ज़रिए से या फिर नेचुरल सांड के ज़रिए से उसकी मलाई करवा देते हैं, और माँ के अंदर वो 5, 10, 8 जितने भी हों, वो एम्ब्रियो बन जाते हैं। फिर उन एम्ब्रियो को अंदर से हम कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा करके लैब में ले जाते हैं। यानी ये 2 तरीके हो गए। एक तो हम सुपर ओवुलेशन करवाते हैं, यानी एक से ज़्यादा अंडे पैदा करते हैं उसको मुख्तलिफ हार्मोन देकर। तो माँ को ही मिलाप करवा देते हैं नर से, और माँ के अंदर ही एम्ब्रियो पैदा करते हैं, और 7 दिन पे जब पहुँचता है तो उन एम्ब्रियो को इकट्ठा करके हम लेबॉरेटरी में ले जाते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, हम माँ से अंडे ले लेते हैं और अंडे लेबॉरेटरी में लेके आकर उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, और लेबॉरेटरी के अंदर ही उसको नर के अंडों से मिलाते हैं, और लेबॉरेटरी के अंदर ही उसका एम्ब्रियो पैदा करते हैं। ये 2 तरीके हैं एम्ब्रियो पैदा करने के, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली और सेंसिटिव तरीका है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हमने उसको लगाना कैसे है, कहाँ लगाना है? एक तो ये है कि फ्रेश जो ताज़ा हमारे एम्ब्रियो माँ से कलेक्ट करते हैं या लेबॉरेटरी के अंदर जो बनाते हैं, तो उसके लिए एक सरोगेट मदर होती है, यानी किराए के जानवर। हम अगर 10 एम्ब्रियो हमारे पास हैं, तो 10 हम किसी भी नस्ल के जानवर ले लेते हैं, उनकी सिंक्रोनाइज़ेशन करवाते हैं, यानी उसको टीके लगा के हीट में लाते हैं मसनूई तरीके से। तो जब उसकी हीट जो है वो 7 दिन पे पहुँचती है, 10 एम्ब्रियो है तो 10 जानवर लेके उसको सिंक्रोनाइज़ेशन करते हैं, और जब वो 7 दिन में पहुँच जाती है, तो उन 10 जो सरोगेट मदर है उनके अंदर एक-एक एम्ब्रियो रख देते हैं। यानी एक जो ये जो हमने एम्ब्रियो रखा है सरोगेट मदर के अंदर, या किराए की जो हमारे पास जानवर थे 10, ये बच्चा उसके अंदर परवरिश करेगा, बच्चा पलेगा और पैदा वो करेगी। जबकि इसके अंदर जीन जो है वो उसी माँ-बाप के हैं जिसके अंदर से हमने लिया है। यानी एक माँ जो फ़र्ज़ कर लें 30 लीटर या 9,000 लीटर दूध देती है, हम ये चाहते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिए जाएँ। उसकी कापियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाएँ, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध है, गोश्त है जो है पैदा किए जा सके, और ये जो उसका पीक प्रोडक्शन जो ज़्यादा होती है या बच्चा देने का दौरानिया उसका मसाली होता है, उसकी कापियाँ उसके जो असाफ़ है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम ऐसी नस्ल के लेकर, यानी का जो मादी है, हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हासिल करते हैं। एक उसकी लाइफ में तकरीबन हम 700-800 बच्चा उससे ले लेते हैं, जबकि कुदरती तरीके से उससे तकरीबन आप देखें 8 से 10 बच्चे या 7 से 8 बच्चे हम हासिल करते हैं, जो कि बहुत कम है, और इससे हम तकरीबन 700-800 बच्चा हासिल कर लेते हैं, और उसकी नस्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ती है, और दूध की, गोश्त की पैदावार और उसके जो बाकी असाफ़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्व खाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छा मामला हुआ और मुझे बड़ी खुश हुई। आपने शुरू के अंदर वालदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मेरा ख़्याल ये है कि वो चूँकि मैंने लखनऊ का वाक़या याद दिलाया था, तो लिहाज़ा आप भी कोई थोड़ा-सा उससे मुतासिर हो गए, और मादा की बजाय आपने बताया कि वो वालदा मोहतरमा आपने नहीं फरमाया। अब मैं आपकी बात से समझाऊँ, वो ये है कि 2 किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और एक आपने फरमाया है कि वो कास्टी है, और दूसरी बात आपने ये बताई है कि अगर साहिवाल की कोई गाय 30 लीटर दूध देती है, तो उसकी कापियाँ तैयार करने का ये बेहतरीन मौका है। और उन गायों से जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये निकम्मी गाय है, इसको ज़िबा कर दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको हीट में लाकर वहाँ से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके बिल्कुल वैसा बच्चा जो 30 लीटर देने वाली गाय के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसा आपको मिल सकता है। अब मुझे आप ये बताइएगा
कि हम पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितने कामयाब हैं और कितने नाकाम हैं? हाफ़िज़ साहब, अभी टेक्नोलॉजी की इब्तिदा है पाकिस्तान में। ये तकरीबन एक तो ये खानेवाल के पास, मुल्तान के पास एक जो है ना वो फ़ान ग्रो के नाम से एक फ़ार्म बना है। वो मुख्तलिफ़ नस्लों के, जैसे कि जर्सी है, फ्रीजियन है और नेलोर है, और इसी तरह से बीफ के एनिमल जो है वैग्यू है, फ़रेंगस है, गज़ेरा है, और ये अपना जो है ना मुख्तलिफ़ नस्लों के जानवर जो है ना वो लाए हैं, और उनने सीमन जो है उसका एक तो प्रिज़र्व करना शुरू किया है, और दूसरा वो एम्ब्रियो जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं अपनी लैब के अंदर इन विट्रो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी लैब के अंदर कर रहे हैं बजाय माँ के रहम के अंदर करने से। तो ये अभी इब्तिदा है। तकरीबन मेरा ख़्याल हो सकता है कुछ दो चंद लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हो। इसी तरह से डेज़ी वाले हैं, ये तकरीबन इधर भावलपुर की तरफ है, इन्होंने ये शुरू किया है, तो उनकी भी इब्तिदाई है। इस तरह अल-रहमान वाले कर रहे हैं, इसी तरह सिपजी वाले आर्मी में वाले जो है नाला खुर्द में कर रहे हैं। तो अभी मेरा ख़्याल है कुछ चंद लोग हो सकता है, कोई 2-4 लोगों ने ये किया हो, इब्तिदा है इसकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदारे, मुख्तलिफ़ अदारे ये एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टेप है। और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, ये हमारे पास जो हज़ारों में जानवर हैं, ये बफ़लो में और काऊ में, जो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं और उनके बड़े अच्छे असाफ़ हैं, बाकी भी यानी रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव पैरामीटर उनके बड़े अच्छे हैं। उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन ये चूँकि बहुत महँगा तरीका है, और जो आम लोग हैं हमारे 60 से 70% वो 1 से 4 जानवर वाले हैं। जो ये इतना महँगा, तकरीबन इसकी 1.5 से 2 लाख रुपए कास्ट है एक जानवर को प्रेग्नेंट करने की। तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। जो आम आदमी 1 से 4 जानवर वाला या 10 जानवर वाला जानवर जो है इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पास पैसा है, कि वो कमर्शियल फ़ार्म बनाएँ। जैसे कि पहले हम बाहर से बछड़ियाँ लेके आए हैं, फ्रीज़न की, जर्सी की, और लोगों ने ला के कमर्शियल फ़ार्म बनाए हैं, और वो आजकल तकरीबन मेरा ख़्याल है 12-13 लाख में बाहर से बछड़ी या गाय जो है ना वो आ रही है। और अगर इन्वेस्टर हमारे ये कमर्शियल फार्मिंग करें, वो सरोगेट मदर्स जो किराए की गाय है, जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक 50-100 ले लें और उनमें एम्ब्रियो रखवाएँ, और अपनी प्योर बछड़ियाँ जो है फ्रीजियन और जर्सी की पैदा करें। एक तो वो आप अपना एक कमर्शियल फार्म उससे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर वो बछड़ियाँ जो है वो पेडिग्री बेसिस पे आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। दूसरा इसका पहलू है कि पाकिस्तान में कोई गोश्त की पैदावार के लिए कमर्शियल ब्रीड हमारे पास नहीं है। जैसा कि आप देखें कि बाहर के मुल्कों में जो नस्लें हैं, उनके पास वैग्यू है, या ये ब्राह्मण है, या एंगस है, या लेमोज़ीन है, उनका जो वेट गेन है रोज़ाना का वो तकरीबन 1.5 किलो है, यानी 1600 ग्राम 1700 ग्राम तक वेट गेन रोज़ाना। जबकि हमारे जानवर जो है वो तकरीबन 600-700-800 ग्राम वेट गेन करते हैं। तो ये कमर्शियली हम फार्म अपने जानवर पे नहीं चला सकते, फैक्ट्री के फार्म। तो उसके लिए बेहतर है कि लोग यही सरोगेट मदर जो है नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल ले लें, और उनको ब्राह्मण का या वैग्यू का या दूसरे जो एंगस है, लेमोज़ीन है, उनका सीमन रखवाएँ और अपनी बछड़ियाँ उनसे हासिल करें। अपनी बछड़ियाँ हासिल करके उनसे आप फैक्ट्री फार्म चलाएँ, और मिल्क जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनसे भी बछड़ियाँ हासिल करके अपने जो है ना डेयरी फार्म बनाएँ, या उनको मार्केट में सेल करें। बेहतर ये है, बजाय इसके कि वो एम्ब्रियो फ़रोख्त करें। एम्ब्रियो जो है वो आम जो 70-80% 90% लोग जो हैं वो नहीं परचेज़ कर सकेंगे, और ये सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ये तो जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, वो कमर्शियल फार्म बनाएँ, और वो इस काम में आएँ, तो और कमर्शियल फार्मिंग करें इस पे, या बीफ पे, या ये डेयरी फार्म में। जी, डॉक्टर साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से फ्यूचर बताया है और आपने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। इसमें कितने % कामयाबी है, कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं, किस तरफ आपने जाना है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पर इसमें ज़्यादा एक्टिव है। मुझे आप बताइएगा कि 4.5% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है और लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लाइवस्टॉक ये बहुत खुश हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इसमें कमाल दिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप लाइवस्टॉक के डिपार्टमेंट के अंदर के आदमी हैं, कि गवर्नमेंट कुछ इस मामले में गरीबों की, छोटे किसानों की मदद करने के लिए मुख्तलिफ फार्म पर कोई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी उनकी अवेलेबिलिटी के लिए, गरीबों की अवेलेबिलिटी के लिए कुछ काम कर रही है, कोई आपके इल्म में है? इसमें सर ये है कि हमारा जो है एक एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का सिपजी के साथ। तो उससे मिलके ये जॉइंट वेंचर जो है इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में,
और ये जो सीमन प्रोडक्शन में और सीमन प्रिजर्वेशन में काम जो है कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट के अपने भी तो पंजाब में सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, एक कादराबाद है और एक करानी वाला बहावलपुर में है। तो सीमन प्रोड्यूस करके पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ये कैटल का और बफलो का जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा रही है। और जो बाकी फ्रीजियन का सीमन है या ये जो बी ब्रीड का सीमन है, ये सिवजी से लेके पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा रही है और लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट करवा रही है। और अपने जो एआई टेक्नीशियन है उनको भी उन्होंने अवेयरनेस दी है कि कहाँ कौन सा सीमन लगाना है। और जो बच्चा बीफ वाला पैदा हो या दूध वाला बच्चा पैदा हो उसकी रख रखाव निगहदाश्त या उसकी न्यूट्रिशन फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये अपनी जो फोर्स है पंजाब गवर्नमेंट की, जैसे कि एआई टेक्नीशियन है या वेटरनरी असिस्टेंट है, उनको उन्हें एजुकेट किया है। और वो लोग हमारे जाके लोगों को एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, तो साथ लोगों को आगाही भी देते हैं कि इनको कैसे आपने पालना है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। नीचे डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा होगा, जो लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुकम्मल मालूमात नहीं मिली हैं, वो डायरेक्ट उनको टेलीफ़ोन कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के प्रोग्राम हम करते रहेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले और लोग ख्वाब देखना शुरू करें। ख्वाब देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ताबीर भी मिलेगी। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले डॉक्टर साहब आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आपने मुझे भी कोच किया और मेरे सुनने वालों को भी कोच किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये खान साहब आपकी मेहरबानी है कि आपकी वसातत से हमारी आवाज़ जो है लोगों तक जाएगी और लोगों का इससे फ़ायदा होगा कि सदका जारी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे ज़िंदगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।